company secretaries, lawyer और फाइनेंस प्रोफेशनल्स, सेव दिस वीडियो। फेमा की ये हायरार्की समझ ली तो आपके आवर्स ऑफ कंप्लाइंसेस बच सकते। अगर आपको लगता है कि फेमा सिर्फ एक लॉ है तो आप आधी पिक्चर देख रहे हो। फेमा को समझने का मतलब सिर्फ सेक्शंस याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पावर किसके पास है और कौन क्या इशू कर सकता है। चलिए फेमा की हायरार्की को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आता है फेमा एक्ट। फेमा एक्ट में टोटल 49 सेक्शन है और यही फॉरेन एक्सचेंज लॉ का फाउंडेशन है। लेकिन एक्ट हर डिटेल को नहीं बताता है, उसके लिए आते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस बनाती है आरबीआई। रूल्स ये बताते हैं कि क्या अलाउड है एंड रेगुलेशंस ये बताती है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब जब कोई चेंज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना होता है तो नोटिफिकेशन इशू करे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के लिए नोटिफिकेशन इशू करती है और आरबीआई रेगुलेशंस के लिए। और फिर आते हैं आरबीआई सर्कुलर। ये प्रैक्टिकल आरबीआई कंप्लाइंस गाइड है कि डे टू डे इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करने हैं। आपने मास्टर डायरेक्शन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये आरबीआई इशू करती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 11 ऑफ फेमा। इनका पर्पज़ है अलग अलग सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस को एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क में लाना। अब आता है एक इंटरेस्टिंग प्लेयर, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी प्रेस नोट इशू करता है। ये प्रेस नोट एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, सेक्टोरल कैप्स बताते हैं, एंट्री रूट डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम्पल प्रेस नोट 3 ऑफ 2022। इसने बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर एडिशनल रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस नोट खुद पार्लियामेंट पास नहीं करती है। उन्हें लीगल फोर्स तब मिलता है जब फेमा रूल्स या रेगुलेशंस में इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं।